स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि अब हम खास चर्चा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश के जरिए महिलाओं को 33% आरक्षण से जुड़े बिल पर विस्तार से बात की है। पीएम ने कहा कि हमें विकसित भारत में नारी शक्ति को उनके पूर्ण सामर्थ्य का उपयोग करना है और इसके लिए जरूरी है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में 33% आरक्षण मिले और इसीलिए इस महीने की 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र भी बुलाया जा रहा है। पीएम मोदी ने सभी सांसदों से इस कदम का समर्थन करने के लिए एकजुट होने का आग्रह किया। संशोधन के बाद लोकसभा सीटों की संख्या बढ़कर 816 हो जाएगी, जिनमें से 273 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान 2023 में संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया था, लेकिन ये 2027 की जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रभावी होगा। इसीलिए अगर वर्तमान कानून यथावत रहता है तो इसके 2034 में ही लागू होने की संभावना है और इसी मुद्दे पर इसको 2029 से लागू करने के लिए विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। तो पीएम मोदी ने एक ब्लॉग में लिखा है कि हमारी नारी शक्ति देश की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया है। आज देश के हर क्षेत्र में नारी शक्ति मिसाल बन रही है। लेकिन विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी ने 16 अप्रैल से बुलाए जा रहे संसद के इस विशेष सत्र की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया, मुद्दा बनाया। पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा कि सांसदों को बोलने के लिए इसमें कम समय मिल पाएगा। अब बड़ा सवाल यह भी है कि आधी आबादी के हक में परिसीमन का विपक्ष क्यों कर रहा है ऐसा विरोध। पहले कांग्रेस ने 29 अप्रैल को के बाद इस विधेयक को लाने के लिए कहा और सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग भी की। दक्षिण के कुछ राज्य और विशेषकर तमिलनाडु में डीएमके भी परिसीमन और सीटों की संख्या को लेकर महिलाओं के आरक्षण के सवाल पर विरोध कर रही है। इसमें डीएमके और सीएम स्टालिन की कोशिश ये भी है कि इस मामले समेत बाकी मुद्दों पर भी केंद्र सरकार के साथ टकराया जाए और लोगों का ध्यान बाकी मुद्दों से हटाया जाए। तो पीएम ने जो आर्टिकल लिखी है, वीडियो संदेश दिया, इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि विपक्ष की कई पार्टियां साथ हैं, लेकिन कांग्रेस क्या चाहती है ये तो समझ से बाहर है। कांग्रेस तो सामने में नहीं आ रहा है। बाकी कई ऑपोजिशन पार्टी ने भी सराहना किया है सरकार का एफर्ट से। ये वुमेन रिजर्वेशन बिल जो आ रहे हैं ये तो किसी एक पार्टी का विषय नहीं है, ये पूरा पॉलिटिकल पार्टीज और देश का विषय है। नारी शक्ति, वुमेन एम्पावरमेंट, ये तो सबका लक्ष्य होना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। महिलाओं को जो अधिकार मिलना है इसमें क्या राजनीति करना है, इसमें तो सब एकजुट होकर के पारित करना चाहिए। वहीं एनडीए के सहयोगी जेडीयू नेता संजय झा ने कहा कि यह फैसला ऐतिहासिक है। मेरे ख्याल से बहुत ही हिस्टोरिकल मोमेंट है। देश के इतिहास में दो चार जो हिस्टोरिकल मोमेंट, ऐतिहासिक पल जो है उसमें ये पल होगा जब 1/3 रिजर्वेशन पार्लियामेंट में और विधानसभा में महिलाओं को दिया जाएगा। और हमारे नेता नीतीश कुमार जी शुरू से इसके पक्षधर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस विरोध कर रही है। पार्टी के नेता जयराम रमेश ने कहा कि सरकार इस मामले में मनमानी कर रही है। पक्ष की मांग एक होकर जो मांग की थी सारी विपक्ष पार्टियों ने कि 29 अप्रैल के बाद ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और अगली रणनीति जो होनी है हम तय करेंगे, मिलकर तय करेंगे, वो नहीं स्वीकारा गया और सरकार जबरदस्ती, मनमर्जी, एक तरफा उन्होंने ये निर्णय लिया। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि आरक्षण आज की जनसंख्या हिसाब से देना चाहिए। महिला आरक्षण संख्या के आधार पे दे रहे हैं आप 1/3 देना चाहते हैं। 1/3 तो अंक है ना, संख्या है। और संख्या कौन सी देना चाहते हैं? 2011 की। क्या 2011 में आंसर ऐसा ही था? क्या गांव की तस्वीर ऐसी थी? क्या शहर की तस्वीर ऐसी थी? जब 2011 से आबादी बढ़ गई है और आधी आबादी और बढ़ गई होगी, तो जो ग्राउंड रियलिटी है, जो आज की जनसंख्या है, उस पर आरक्षण की बात होनी चाहिए।
तो विपक्ष किस आधार पर विरोध कर रहा है ये आपने देख भी लिया। अब सवाल ये है कि क्या एक बार फिर से विपक्ष इसको लटकाना भटकाना चाहता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अनिला सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत अनिला सिंह जी। साथ में दुष्यंत नागर जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ जुड़ गए, विपक्ष के समर्थन में बड़ी मजबूती से बात रखते हैं। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं बिल्कुल तमिलनाडु से, जहां स्टालिन सरकार ने इसको मुद्दा बनाया हुआ है। और निखिल सिंह की रिपोर्ट तो आपने इस पर देखी ही थी, निखिल सिंह भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले विनोद जी आपके पास आ रहा हूं। यह बताइए जरा कि मुझे याद है कि जब 2023 में इस बिल को पारित किया गया था तो विपक्ष का कहना था कि इसको परिसीमन के बाद आप लागू करेंगे, जनगणना के बाद, तो फिर तो आप टाल रहे हैं। अब सरकार जब कह रही है कि अच्छा ठीक है जनगणना के बाद में देखा जाएगा, अभी वर्तमान जो आंकड़े हैं उसी पर लागू कर देते हैं, तो अब कह रहे हैं कि अभी की जनसंख्या के हिसाब से कीजिए ना, यानी जनगणना करवाई फिर उसको कीजिए। पहले कई दशक तक विनोद जी इसको टाला गया, इस बिल को, अब फिर से वही कोशिश है क्या? लाल जी, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक ब्लॉग लिख करके पूरे देश के और अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग रीजन के जो नेता हैं, सांसद है, सबसे अपील की है कि इस बिल के समर्थन में आप अपना पूरा सहयोग दें। तो जाहिर सी बात है कि हमें आपको पता है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम नए संसद भवन का और उसके पहले सत्र का ये सबसे पहला बिल पास हुआ था। तो संसद के पहले सत्र में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि उसके टाइमिंग को लेके बात थी कि अब कब से इसका लागू होगा। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि 2029 का जो ये पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा कमिंग, तो उस इलेक्शन में कम से कम महिलाओं को, आधी आबादी को, उनके रिप्रेजेंटेशन को उसमें दिखनी चाहिए जी। ये 21वीं सदी का भारत है और 21वीं सदी के भारत में अगर महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी 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 भूमिका और एक मजबूती से अपना पक्ष दिखा रही है, तो कम से कम जो विधायी कार्य है और विधायी संरचना है उसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन दिखे जी। लेकिन 2029 के सवाल में जब ये जनसंख्या और सेंसस की बात करते हैं तो डिलिमिटेशन का जो है वो सही में उसका फिर 34 चला जाएगा। तो ये बात है कि अगर इस संविधान संशोधन में ये जो 2011 के सेंसस के आधार पे अगर ये सीटें तय होती है, तो डेफिनेटली 2029 के में लोकसभा में इनमें महिलाओं की भागीदारी बनेगी और इसके बिल के पास होने के बाद आने वाले असेंबली के चुनाव जितने भी स्टेट में होंगे उसमें जो 33% महिलाओं का आरक्षण है वो आरक्षण उनको मौका मिलेगा कि महिलाएं अपनी उसमें मौजूदगी दिखा सकते हैं। निखिल, आप तो वहां के तमिलनाडु के जमीनी हालात का जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो ब्लॉग लिखा है, प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश दिया है, तमिलनाडु में इसका असर, तमिलनाडु की महिलाओं पर असर किस तरह का है? बिल्कुल, मैं आपका बहुत समय कम लेकर, क्योंकि मैं जानता हूं आपका पैनल लंबा है, वक्त कम है, लेकिन मैं बहुत थोड़े में अपनी बात रखना चाह रहा हूं कि महिलाओं से यहाँ पर हमने जब से ये इशू उठा है उसके बाद से कैटेगोरिकली महिलाएं तो वो तो सीधे तौर पर चाह रही हैं कि उनकी भागीदारी होनी चाहिए। जब वो हवाई जहाज उड़ा सकती हैं, जब वो सेना में भाग ले सकती हैं, जब वो खेलों में जा सकती हैं, तो जो सबसे बड़ी पंचायत है उसमें भी उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए कम वोट में। और उनका ये भी कहना है कि चाहे वो विधानसभाओं की बात हो, संसद की बात हो, और जल्दी से जल्दी होनी चाहिए 2029 की। मैंने बहुत सारी कॉलेज गोइंग लड़कियों से बात की और जो कामकाजी महिलाएं उनसे भी बात की। उनका कहना है कि भाई राजनीति को हम नहीं समझते, लेकिन हम इतना चाहते हैं कि ये जो अभी जो पॉलिटिक्स लोग कर रहे हैं हम इसमें नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि 2029 का जब लोकसभा का चुनाव हो तो हमारे पास 33% आरक्षण होना चाहिए। कुल मिलाकर ये बात है जी। सीधे दुष्यंत नागर जी से जुड़ते हैं। दुष्यंत नागर जी, आप जानते हैं इस पर क्या क्या संसद में हुआ है, मैं क्या बताऊं, मतलब कितनी ज्यादा संसद के अंदर भी फाइटिंग, लड़ाई वगैरह हुई थी, कई दशक टला, उसके बाद चलिए एक कानून आया। अब जबकि इस कानून को मूर्त रूप पहनाने की बारी आई है तो क्यों विरोध? और उसमें भी विरोध ये कि 2023 में जो बात कह रहे थे उससे बिल्कुल उलट बात अभी कह रहे हैं। जी बिल्कुल, कोई विरोध नहीं है। विरोध सिर्फ इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम तो जनता के लिए किया नहीं है। अब चुनाव के बीच में 2 दिन का सेशन बुला के अपनी वाहवाही करके जनता के से चुनावी लाभ लेना चाहती है। देखिए, ये बिल तो कांग्रेस का बिल था, श्रीमती सोनिया गांधी जी का ये सपना था। यूपीए सरकार ने इसको राज्यसभा में पास किया। यूपीए समेत अन्य जो भी विपक्ष के दल है उन्होंने अभी भी इसका 2023 में समर्थन किया और हम तो चाहते थे कि 2023 से ही लागू हो।
लेकिन बीजेपी को तो हर चीज में राजनीति करनी है। तो राजनीति करने के लिए संसद के मंच का इस्तेमाल करना मैं समझता हूं उचित नहीं है। और अब जब सेंसस शुरू हो गई है तो नए आंकड़े आने दीजिए, नए आंकड़े आएंगे, नए आंकड़ों तो के फिर आधार पे 29 में लागू नहीं हो पाएगा ना सर? 14-15 साल में सर 1 लाइन 29 में फिर लागू नहीं हो पाएगा ना देश में जी? 29 में फिर लागू करना मुश्किल हो जाएगा ना, नहीं हो पाएगा लागू 29 में। लेकिन सेंसस तो शुरू हो गया है, ठीक, तो सेंसस हो ही रहा है, तो नए आंकड़े आ जाए, उसके आधार पर परिसीमन होगा, उसी आधार पे आप इसको लागू कर दीजिएगा। तो इसमें मैं समझता हूं कि कोई टल जाएगा ना इससे। अनिला सिंह विपक्ष जी, की तरफ से अनिला सिंह विरोध जी, है। मैडम इस बात का जवाब ये कह रहे हैं कि देखिए ये राजनीति कर रहे हैं, क्या चुनावी कार्यक्रम के बीच में जो ये सत्र बुलाया जा रहा है इसके पीछे राजनीति है? ये आरोप मोटे तौर पर विपक्ष का प्रमुख रूप से है। हालांकि अखिलेश जी अलग बात कर रहे हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि वर्तमान जनसंख्या के हिसाब से होना चाहिए, यानी और टलेगी ये बात। मेरी सभी को राम राम। राम राम। और एक भारतीय नारी होने की वजह से मैं कहना चाहूंगी कि राष्ट्र के जो प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय किया है कि अप्रैल में 16 से 18 अप्रैल में जो एक स्पेशल सेशन चलाकर और इस पर पूरी चर्चा होगी और ये ठप्पा लगाया जाएगा कि 2011 के सेंसस के अनुसार जो है यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन बढ़ा दिया जाए। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि दशकों जिन राजनीतिक दलों ने इसको अटकाया, लटकाया, झटकाया, कालकोठरी में बंद कर दिया था। ठीक है, अभी इन्होंने नागर साहब ने कहा कि यूपीए सरकार ने इसको राज्यसभा से पास कराया तो लोकसभा से भी करा देते। क्यों इसको कालकोठरी में किस चीज की जेल दे दी थी? किस चीज की जेल दे दी थी इस बिल को? ये तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं कि से निकाल के दिन की रोशनी दिखाई, महिलाओं के लिए एक मजबूत कदम उठाया। ठीक, ये जो ऐतिहासिक भूल थी उसका सुधार किया और ये मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के द्वारा ही हो सकता था। दुष्यंत नागर जी जैसे नेता ही कर सकते हैं। दुष्यंत नागर जी, 3 तरह की बातें सुनाई पड़ती हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फिर से लटकाने भटकाने की तो कोशिश नहीं है। देखिए 3 तरह की बातें अभी आ गई। चिदम्बरम जी कह रहे हैं बोलने का मौका कब मिलेगा। ठीक, कांग्रेस पार्टी ने जो चिट्ठी लिखी उसमें कहा चुनाव के बीच में क्यों लेकर आए हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं वर्तमान जनसंख्या के आधार पर कर लो। ये तीनों चीजें एक साथ लेकर चल रहे हैं, तो ये बात आती है कि फिर से लटकाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? ये तीनों बातें बिल्कुल ठीक हैं और तीनों बातें एक लाइन पे। जब सेंसस शुरू हो गया है तो नए आंकड़ों पे होना चाहिए, तार्किक रूप से ठीक है। जयराम सर ने कहा है कि भाई चुनाव चल रहा है, चुनाव के बीच में ही आपको 2 दिन मिले, चुनाव के बाद कर लेते, ये बात भी बिल्कुल सही है। और चिदम्बरम साहब कहने में बोलने का समय कब मिलेगा, तो ये बात विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से विनोद जी। ठीक, विनोद जी जल्दी से। अनिला सिंह जी भी कहना चाहिए जल्दी जल्दी, क्योंकि समय भी समाप्त हो रहा है। विनोद जी। नागर साहब, मैं सुन रहा था नागर साहब को। नागर साहब, चुनाव तो इस देश में हर समय चुनाव किसी न किसी स्टेट का तो होगा, या तो एक देश एक चुनाव करा लीजिए। अब ये अगले अगर आप बात करेंगे तो फिर ये एक चुनाव आपके सामने में 2027 का आएगा, तो फिर आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले क्यों? सवाल इसका नहीं है जी। अनिला सिंह जी। देखिए लालचंद जी, मैं ये कहना चाहती हूँ नागर साहब को भी और इनके राजनीतिक दल और अनेक विपक्षी दल जो इस वक्त बिल्कुल परेशान हो रहे हैं कि महिला आरक्षण जो है 2029 तक लागू हो जाएगा, क्योंकि हाल फिलहाल में जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, इनको उत्तर देना चाहिए वहां की महिलाओं को। ठीक है, शुक्रिया। ये मुद्दा क्योंकि 16 से 18 अप्रैल के बीच संसद में आएगा ही, तो हम लोग इस पर और विस्तार से बात करेंगे किसी दिन। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। निखिल, विनोद जी, साथ में अनिला सिंह जी और दुष्यंत नागर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।